हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस, derivation for the expression of capacitance of air filled parallel plate capacitor, air filled parallel plate capacitor, derivation for the expression of capacitance of air filled parallel plate capacitor, derivation for the expression of capacitance of air filled parallel plate capacitor। ठीक है, तो हमने कल तक आपको, अभी हमने मिटाया भी हमने वो सब, कल तक हमने आपको बताया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो ये डायग्राम कल वाला ही है जो अभी तक हमने मेंटेन रखा है, इसी को एक रेफरेंस पे ले लेते हैं, आप लोग दोबारा बनाएंगे। ठीक है, तो कल क्या बताया था एक बार फिर से बता देते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज को, यानी कि चार्ज को और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करने के काम में आता है। ये दो प्लेट्स आपस में पैरेलल होती हैं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, E नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर एयर या वैक्यूम है तो। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर V है तो V बराबर ED फॉर्मूला हमेशा अप्लाई किया जा सकता है, जहाँ पे D दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, A एरिया ऑफ द प्लेट्स होता है। ओके, यहाँ तक बता दिया था मैंने। ठीक है, और क्योंकि चार्ज एक पे प्लस है जितना, दूसरे पे माइनस है उतना, तो चार्ज अपॉन एरिया दोनों का सेम होगा, इसलिए एक का पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, एक का नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी यही है अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अभी अभी आपने ताज़ा लिखा है हेडिंग, उस हेडिंग में आपने लिखा है डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो लोग कल आए होंगे और उन्होंने रिवाइज किया होगा उनको याद आएगा, मतलब कल वाले टर्म में कि आपको हमने लिखवाया था, तभी भी आपको कैपेसिटेंस निकालने के लिए आवे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालने के लिए आवे, तो आप हमेशा एक 2 स्टेप का प्रोसेस करते हैं, आपको अगर याद हो। सबसे पहले नहा धो के पीछे पड़ जाओ V के, और V की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालो, Q के टर्म्स में, फिर C बराबर Q अपॉन V वाले फॉर्मूले में वही V का वैल्यू घुसेड़ दो, Q से Q ऑटोमेटिक कट जाएगा, अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं आए होंगे उनको नहीं याद आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बहुत ही ईजी डेरिवेशन है और ISC बोर्ड और UP बोर्ड में पूछा जाने वाला है, इसलिए आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। CBSE बोर्ड की मैं गारंटी नहीं लेता, क्योंकि डेरिवेशन निहायत आसान है अगर आपको 2-3 फॉर्मूले पता है। 2-3 फॉर्मूले में से सब फॉर्मूले बता चुके हैं, कोई नया फॉर्मूला हम नहीं यूज करें। 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। पहला V बराबर ED जो पहले से कल ही लिखवा दिया था, दूसरा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो भी पहले बता चुके हैं गॉस थ्योरम में, और तीसरा C बराबर Q अपॉन V। ठीक है ना, ये तीनों यूज करके डिराइव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले किसके पीछे पढ़ना है, V के। ठीक है, तो V के पीछे पढ़ने की जरूरत है नहीं, पहले से हम आपको बता चुके V बराबर ED ऑलवेज एप्लीकेबल इन केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो शुरुआत हमने तुम्हारे लिए पहले से बना के रखी रेडी, तो वी नो दैट, हम जानते हैं। फिर से बोल रहे हैं एक बार कि कभी भी आपको एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस निकालना हो, सबसे पहले V के पीछे पढ़ो कि V से रिलेटेड कोई फॉर्मूला तुम्हें उससे आता है या नहीं आता है। तो इससे V से रिलेटेड फॉर्मूला आता है V बराबर ED। तो क्योंकि वैक्यूम का मामला है तो एक काम करो, V को भी V नॉट लिख लो तुम, E तो E नॉट लिखा ही हुआ है, D कोई बात नहीं, तो ये V नॉट E नॉट D हो गया, कोई दिक्कत। फिर लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई, जो हमने आपको स्टेप्स बताए थे कि पहला स्टेप होता है V की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ Q। तो V तो लिख दिया लेकिन अभी तक Q नहीं आया है। ठीक है, इस फॉर्मूले में Q आया अभी तक नहीं, तो हमारी खोज जारी होगी किसके लिए, Q के लिए। तो सबको पता है कि E नॉट बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि ये लिखा है। ठीक है, इसको उठा के आप पुटपुटा लीजिए, तो V नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D हो जाएगा। ठीक है, अभी भी Q नहीं आया है, लेकिन सिग्मा बराबर Q अपॉन A होता है, ये पता है हमको। सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुटपुटा लीजिए,
तो V नॉट बराबर Q अपॉन A, सिग्मा की जगह पे आ गया, बाकी का D है और बाकी का एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो मुबारक हो, V की वैल्यू Q के टर्म्स में आ गई है। अब क्या लगाना है, सीधे सीधे C बराबर Q अपॉन V। मामला वैक्यूम वाला है, इसलिए V नॉट कर दिया, C नॉट कर दिया, इसको उठा के यहाँ रख देंगे बस। मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 1 हो गया। V की वैल्यू एनी हाउ Q के टर्म्स में निकालनी थी, इसके आगे स्टेप 2 है। ठीक है, मतलब ये बनाना नहीं है आपको, मैंने आपको समझा दिया कि जैसा मैंने तुम्हें सिखाया हमने वैसा ही किया। तो C नॉट बराबर Q अपॉन V नॉट की जगह QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट कर देंगे। Q से Q थैंक यू हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो अल्टीमेटली सॉल्व होके देयरफॉर आ जाएगा C नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन V। ये तो हो गया एयर फील्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अगर एयर फील्ड का आएगा तो। लेकिन मान लीजिए अगर आ जाता है कि पूरा कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसेड़ दिया गया इसके बीच में, स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं। उल्टा चलना है भैया, कृपया इधर से उधर ना छापिए, उधर से इधर छापना। स्पेशल केस, इफ अ डाइलेक्ट्रिक medium of dielectric constant K is completely filled between the plates। समझे कि अगर दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम घुसेड़ दिया जाए, कुछ नया नहीं है, फिर वही पुरानी सी बात है, लेकिन तुमको पढ़ाना है इसलिए बार बार लिखता हूं। ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये पोटेंशियल लगा, यहाँ पे पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ही बनेगी जैसे पहले बन रही थी, बस अब फर्क क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की जगह ई एम हो जाएगी, क्योंकि अब तुमने एक मीडियम घुसेड़ दिया। डी में भी कोई फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन रहेगी यूनिफॉर्म, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आपको मैंने क्या सिखाया था कि अगर कभी भी वैक्यूम को हटाकर मीडियम आ जाए तो बस फॉर्मूले में कुछ मत करना, बस एप्सिलॉन नॉट के साथ के चिपका देना, फॉर्मूला वही रहेगा। ठीक है, तो हियर आपका जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो Cm लिखा जाएगा अब। ठीक है, मीडियम के साथ कैपेसिटेंस जो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। ठीक है, ये K से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो मीडियम के साथ कैपेसिटेंस होता है और जो मीडियम के बिना जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स होता है उसके। तो ये बात हमेशा एप्लीकेबल होती है, याद रखना। मतलब तुमसे कोई कही दे कि हमारा 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर था, एक कैपेसिटर हमारे पास था जिसका कैपेसिटेंस कितना था 2 माइक्रोफैरेड, और हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक पेल दिया 5 का, यूनिट तो होता नहीं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है उसका 5 है, पूरा पूरा मीडियम घुसेड़ दिया, तो अब बताओ कैपेसिटेंस कितना हो गया। तो पहले से 2 माइक्रोफैरेड था, हमने 5 वाला इंसर्ट कर दिया, 5 × 2 10 माइक्रोफैरेड हो गया। यानी कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता ही है, कभी घटता नहीं डाइलेक्ट्रिक के आने से, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की खुद की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 रहती है। बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कल बता दिया था, इसके बारे में सारी बातें बता दी थी कि वैक्यूम के केस में E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन, अच्छा इसमें भी है कि मान लीजिए अगर आपको EM चाहिए, तो अभी तक E नॉट था क्या बताइए, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, कि कभी भी ऐसा हो कि मतलब आपके पास वैक्यूम का फॉर्मूला था, ठीक है, और वैक्यूम का फॉर्मूले में आपको मीडियम वाले फॉर्मूले से
मतलब उसमें मीडियम इंसर्ट कर दिया जाए, ठीक है ना। तो जैसा हम आपको पहले से भी कह रहे थे, आदत हम डलवाना चाह रहे हैं, तो कृपया आदत ऐसी है कि यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नीचे ही ब्लू कलर से, Cm बराबर एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। मतलब के भैया रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, इसका सिंबल एप्सिलॉन r होता है। कभी कभी टीचर्स कंफ्यूज करने के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू ना लिख के बोलते हैं द वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है। जिसको नहीं पता होगा वो अटक जाएगा, इसलिए टेंशन वाली कोई बात नहीं, बस के जहाँ पे है वही ये चीज है। के और एप्सिलॉन r दोनों सेम बातें होती, बस दोनों का नाम अलग अलग है। के लिखा जाता है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोल दिया जाता है, एप्सिलॉन r लिखा जाता है तो रिलेटिव परमिटिविटी बोल दिया जाता है। चीजें दोनों एक ही है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको लिखे दे रहे हैं, Cm इज इक्वल टू एप्सिलॉन r C नॉट। तो यहाँ पे ऑलवेज लिखने का मेरा मतलब हो गया कैपेसिटेंस always increases। हाँ, कोई बना के कोई डाइलेक्ट्रिक दे दे कि नहीं भैया हमारा 0.1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ठीक है। तो भाई अगर मीडियम है तो बनी बात है, वैक्यूम से तो आगे ही होगा। वैक्यूम का कितना था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? 1 था, है ना। यानी ये मतलब क्लियर है कि अगर कोई भी मीडियम होगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि ये मल्टीप्लाई जब होगा तो इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब कोई थ्योरेटिकली कोई लेके आ जाए कि नहीं भाई हमारे पास एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 0.5 है, तब कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? कम। वैसे ऐसे घातक लोग बहुत कम होते हैं, जिनको ज्ञान होगा प्रॉपर्ली वो ऐसा नहीं करेंगे। तो उस साइड वाला रब कर दूं मैं। डायग्राम भाई कल वाला पुराना ही है, अगर आपके पास कल वाला बना है दोबारा बना लीजिएगा उसको, बस नहीं छाप छूट के। तो डायग्राम में जहां V लिखा था वहां V नॉट कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे V है तो यहाँ पे इसको Vm कर लेना। मतलब कुल मिला के स्पेसिफाई होना चाहिए हर जगह पे, या अगर आप समझ पाए बिना स्पेसिफाई किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं ताकि काम आगे बढ़ सके। शीट निकालिए। शीट में क्वेश्चन नंबर 81 है या 149, दोनों सेम ही क्वेश्चन है शीट में। अर्थात एनसीईआरटी में भी ये सवाल है, न्यूटन में भी ये सवाल है, तो कृपया दोनों बोर्ड वाले तीनों बोर्ड वाले सभी लोग अपना ही समझें, ठीक है। सवाल बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, लिखा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, what is the area of the plates of a 2 farad parallel plate capacitor। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2 farad है, 2 farad parallel plate capacitor, given that separation between the plates is 0.5 centimeter, okay। 0.5 सेंटीमीटर होना भी चाहिए। मैंने बताया था प्लेट्स आर केप्ट वेरी क्लोज बट नॉट इन टच, एक दूसरे के बहुत पास रखी होती, टच नहीं कर रही होती। तो 0.005 हो जाएगा, क्लियर। अच्छा, क्वेश्चन में अगर कभी भी मीडियम का जिक्र ना किया जाए तो मीडियम वैक्यूम ही ले लेना है, ठीक है, क्लियर। मीडियम का कोई जिक्र नहीं है इसलिए वैक्यूम ले लीजिए। तो बस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
यानी किसकी बात हो रही है? वैक्यूम ऑब्लिक एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, समझे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात हो रही है, एयर फील्ड वाला। ठीक, बात कहानी खत्म हो गई। सीधे से फॉर्मूला लगा दो, एप्सिलॉन सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। किसी जो लोग रिवाइज किए होंगे उनके मन में आ गई होगी, 2 फैरेड का कैपेसिटर, 2 फैरेड बहुत बड़ा हो जाता है आपको, है ना? चलो बता देते थे, यहाँ से भी तुम्हें दिख जाएगा कितना बड़ा होता है 1 फैरेड। तो कहीं 2 फैरेड हो गया तब तो ये गदरा काट देगा एकदम। सी नॉट की वैल्यू 2 है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 into 10 to the power -12। एरिया की वैल्यू निकालनी है और सेपरेशन 0.005 है। जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आंसर आपका आएगा, मैं बताऊं, 1130 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर। यानी इसको आप लिख सकते हो एक प्रकार से 1130 किलोमीटर स्क्वायर। इतना बड़ा आपका क्या होगा, 2 फैरेड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनेगा, समझे? यहाँ से एक बात और वेरीफाई हो गई। आपको अगर याद हो तो हमने 1 फैरेड का एरिया निकलवाया था, डायमेंशन कंपेयर करवाया था, है ना? उसमें क्या निकल के आया था कि अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं और 1 फैरेड का कैपेसिटी उसका करना चाहते हैं तो उसका जो रेडियस है वो अर्थ के रेडियस का 1500 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, यानी काफी बड़ा था। लेकिन यहाँ देखिए, जब आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्म में बनाया तो फिर भी मामला मैनेजेबल आ गया। यही बात हमने कल जब पढ़ाना शुरू किया था तो हमने ये बात बोली थी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या कंडेंसर बना के यूज करने से क्या होता है, हम छोटे छोटे कंडक्टर लगा के सिंगल वाले के कंपैरिजन में ज्यादा कैपेसिटेंस बना पाते हैं, है ना? तो कंपैरेटिवली तो देखो छोटे को 1130 किलोमीटर स्क्वायर मैनेजेबल चीज है। मतलब मैनेजेबल चीज मतलब अर्थ के अंदर मैनेजेबल है, ऐसा नहीं कि अर्थ फाड़ के बाहर निकल जाए। ठीक है, चलो अगला प्रश्न जो लोग ये छाप चुके होंगे, ठीक है, आज हमारे टाइपराइटर मोड नहीं आए। 65वां सवाल 65। अभी क्वेश्चन इजी है, मजा तो आगे आएगा। 65 ये एनसीईआरटी का 2.8 है, अर्थात दूसरे चैप्टर में 8वां सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी की महिमा देखिए, 24वें नंबर पे जो क्वेश्चन है वो इजी है, वो कंपैरेटिवली जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है वो उसके कंपैरिजन में हल करना टफ है। एनसीईआरटी की ये महिमा है, सरकारी काम। ठीक है, मतलब इसमें ऑर्डर भी नहीं है कि मतलब जो आपका ऑर्डर सही बैठ रहा हो, डिफिकल्टी लेवल। खैर चलो कोई बात नहीं, बट टफ करने मतलब ये नहीं बहुत टफ है, कंपैरेटिवली टफ बोला मैंने। ठीक है, लिखा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, यानी एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। पहले दिमाग में उधरो, एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एयर फिल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Okay. Each plate has an area of 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर। हर प्लेट का एरिया 6 into 10 to the power -3 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 3 mm। प्लेट्स के बीच की दूरी 3 mm है। 3 mm बोले तो 3 into 10 to the power -3 मीटर, 3 mm है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना है, मतलब सी नॉट कैलकुलेट करना है। और आगे आ जाओ, इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, अब वोल्टेज दे दिया गया 100 वोल्ट। अगर कैपेसिटर को 100 वोल्ट से सप्लाई कर दिया जाए
तो बताइए चार्ज कितना स्टोर हुआ। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार, जो लोग वीडियो देख के पढ़ेंगे उनके लिए। In a parallel plate capacitor with air between the plates, each plate has an area of 6 into 10 to the power minus 3 meters square and the distance between the plates is 3 mm. Calculate the capacitance of the capacitor. If the capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? Okay? मेरे हिसाब से कुछ खास गणित नहीं लगानी है, एक स्टेप इसी से आगे बढ़ गए। भाई मतलब आधा सवाल तो यही वाला है। क्या लगाना है? C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B हो गया। C नॉट चाहिए, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, B की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये सही रखा ना मैंने? ठीक है, ये कैंसिल कर दिया तो C नॉट जब सॉल्व करके आएंगे आफ्टर सुपर फास्ट कैलकुलेशन, ये 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 फैरेड आएगा, जिसको आप 1.8 पिको फैरेड कह सकते हो। ठीक है, अब रह गई बात किसकी? चार्ज की। फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। ठीक है, तो Q नॉट बराबर C नॉट V नॉट। जब वैक्यूम था तो चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल पढ़ाया था ना, Q बराबर CV, पहला ही फॉर्मूला था इस चैप्टर का। वो ना 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, V नॉट की वैल्यू 100, इस हिसाब से आपका 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। लोग यहाँ एडजस्ट कर देंगे, यहाँ ना एडजस्ट करना, ये 1.8 इंटू 100 यानी 180 हो जाएगा, इतने कूलम आ जाएगा। इतना 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम यानी कि 180 पिको कूलम आ जाएगा। ठीक है, 180 पिको कूलम या 1.8 नैनो कूलम भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में एरिया निकालना था, कैपेसिटेंस और सेपरेशन दे रखा था, मीडियम के बारे में नहीं बता रखा था। तो हमने बताया मीडियम के बारे में नहीं बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, आप वैक्यूम मान लेंगे। ठीक है, और दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या हुआ? दूसरे वाले क्वेश्चन में एयर बता रखा गया था। हाँ तो हाँ 18 टू द पावर माइनस 11, 8 इसमें लगाओगे, है ना? पॉइंट लगाया भाई, फिजिक्स पे ध्यान दो, फिजिक्स पे, अर्थमेटिक पे नहीं। चलो भैया 151 भी कर लेते हैं। 151 ये वाला साइड निकाल रहे हैं। धीरे धीरे हर सेगमेंट का क्वेश्चन आएगा अभी आपके सामने। हर फॉर्मूला, जितने भी आपने 4 या 5 फॉर्मूले भी पढ़े हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड, ये इस चैप्टर में भी तक जितने फॉर्मूले पढ़े हैं, एक एक करके सभी के ऊपर फॉर्मूला आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है। सॉरी 151 ये क्वेश्चन न्यूटन का है। सिर्फ लिखा है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बोले तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। भैया कन्वर्जन अच्छे से करो, समझे? हाँ, लिखा है द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज 100 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 100 न्यूटन पर कूलम है। क्योंकि मीडियम के बारे में कोई जिक्र नहीं है इसलिए नॉट। ठीक है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच प्लेट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे रखी गई है। चार्ज ऑन ईच प्लेट कैलकुलेट करना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 है ना? हाँ, क्या हुआ? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सोचने इसलिए लगे क्योंकि ये प्रिविलेज जो है ये आईएससी वालों को ही मिलता है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दीजिए। सीबीएसई वालों को नहीं मिलेगा, यूपी बोर्ड वालों को ये प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि आपको वैल्यू दे दीजिए एप्सिलॉन नॉट।
इसका ये कतई मतलब नहीं कि आईएससी वाले याद नहीं करेंगे, याद करिए। वैसे याद हो ही गई होगी, अभी तक कितने दिन हो गए, ठीक है, याद हो गई होगी, लेकिन वैल्यू फिर भी मिल जाती है। मान लो गलती से किस्मत खराब निकली, नहीं मिला, वहाँ छाटे थोड़ा पीटने लगोगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, सब बढ़िया है। तो क्या करना है, चार्ज निकालना है। ये तो बहुत आसान सवाल है। अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में जानते हैं तो जानते होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। तुम ढूंढोगे Q बराबर CV लगाएंगे, C नॉट इक्वल टू, माइंड सेट हो जाता है इतनी देर में, इतनी देर में सेट हो जाता है। अगला सवाल आएगा, ये तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। मैंने इसीलिए एडवांस में बोल दिया कि जितने फॉर्मूले में तुम पढ़े हो सब पे चलना है। जितने फॉर्मूले, V बराबर ED पे भी आना पड़ सकता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पे भी आना पड़ सकता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट अपॉन D पे भी आना पड़ सकता है, CM इक्वल टू KC नॉट पे भी आना पड़ सकता है। वर्सेटाइल करिए, अपने दिमाग को जागिए, ठीक है। जो लोग बेचारे क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं वो बेचारे बहुत तगड़ा भोगेंगे। प्लान ये है कि फुल समर वेकेशन क्लास चलेगी, डेली चलेगी, नो छुट्टी, और सवेरे ही चलेगी, संडे को भी। हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे सिग्मा जो है वो Q अपॉन A होता है, तो Q नॉट अपॉन A हो जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि तुम लोग रस्तों में गिरे पड़े हो तो सोच लेंगे हाँ चलो ठीक है, एक दिन सोने का समय दे देना चाहिए। तो 8.85 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई नंबर। अच्छा, एरिया गिवन है कितना, 10⁻⁻2। सॉल्व कर लेना भैया। Q नॉट की वैल्यू बढ़ाते हुए आएगी 8.85 इंटू 10⁻8 कूलम, -12 कूलम, -12 कूलम, और इसको आप फिर पिको कूलम में लिख लो, क्या समस्या है। 8.85 पिको कूलम। क्वेश्चन नंबर 152, 152, क्वेश्चन 152 करने वाले हैं हम लोग। वन 152 इतना क्लियर है, जितना हम क्लास में बुला के तुमको पढ़ा देंगे वो तो तुम सो के नहीं पढ़ पाओगे। सपने में भी तो पढ़ते होगे, सपने कुछ और पढ़ते हैं। ठीक, 152 क्वेश्चन है, ये न्यूटन का क्वेश्चन है। लिखा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एरिया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, बोले तो 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स 2 mm, 2 mm बोले तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। तीन अलग भांति का बन गया। हाँ, is connected to a DC source of 200 volt, V बराबर 200 वोल्ट। कैलकुलेट SI यूनिट्स, इन SI यूनिट्स कैलकुलेट करें। नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E बिटवीन द प्लेट्स। अभी तक किसी मीडियम का जिक्र नहीं किया गया, मतलब वैक्यूम मानना है, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वैक्यूम वाले केस में। तो अगर आपको दिक्कत ना हो तो जरा कोई फॉर्मूला बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा है। V इज इक्वल टू ED, सही बात है, चलो कुछ तो बताया। V बराबर ED हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। V नॉट का वैल्यू 200 दिया है, E नॉट का वैल्यू चाहिए
और डी का वैल्यू 2 गुणा 10 की घात -3 है। आप बेसुन तो कुल मिला के ई नॉट कितना आ गया 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम। मैग्नीट्यूड निकालना है, सब कुछ निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, इसलिए डायरेक्शन नहीं लिख रहा हूँ। अगर केवल बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालो तो क्या करते, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट, ये भी लिखना पड़ता। केवल मैग्नीट्यूड बोला गया है निकालने के लिए, इस वजह से केवल वैल्यू निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। द चार्ज डेंसिटी सिग्मा ऑन एनी प्लेट, अब सिग्मा निकालना है, निकल आएगा। फॉर्मूला है ई नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट की वैल्यू 10 to the power 5 सिग्मा चाहिए, और एक बार फिर से आपको प्रिविलेज दिया गया है, ये वैल्यू दी गई थी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10 to the power -12। जब सॉल्व करेंगे तो सिग्मा बराबर आ जाएगा 8.85 × 10 to the power -7 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट भूल गए होगे तो याद कर लेना, सिग्मा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया, जब किसी भी सिस्टम में दो चार्ज या दो से ज्यादा चार्ज होते हैं तो वो एक इलेक्ट्रिक सिस्टम बन जाता है, और उसमें क्या स्टोर हो जाती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कैपेसिटर में भी स्टोर हुई थी, कल भी हमने बताई थी ये बात। कैपेसिटर के अंदर क्या स्टोर रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमने लिखवाया था बाकायदा, बल्कि कंडक्टर के ऊपर चार्ज स्टोर होता है और कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो हेडिंग डालिए, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, डेरिवेशन फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। डाल दें सर, derivation for the expression of electric potential energy stored in a parallel plate capacitor। तो भैया इसका बेसिक मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हमने क्या पढ़ाया था, किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम को बनाने में किए गए वर्क के बराबर होती है। कुछ याद है, U बराबर बबलू। छोटा सा डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट है सभी बोर्ड्स के लिए, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। तो भैया हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी जो स्टोर होगी कैपेसिटर में, पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल U होता है, वो वर्क डन के बराबर होगी। वर्क डन किसने किया, बैटरी ने। कैपेसिटर को कौन चार्ज कर रहा है, बैटरी। बैटरी तो चार्ज कर रही है, हम आप चार्ज कर रहे हैं। आपने कैपेसिटर में क्या अप्लाई किया था, बैटरी अप्लाई किया था, राइट। तो U बराबर, अब आगे बढ़ते हैं, तो ये वर्क डन क्यों हुआ है, क्योंकि बैटरी ने चार्ज छोड़ा है और कैपेसिटर पे जाके स्टोर हुआ है। यानी क्या, कुछ डिस्प्ले मतलब चार्ज का फ्लो हुआ है। चार्ज का फ्लो कब होता है, व्हेन देयर इज द केस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। सब पढ़ा चुका हूँ मैं, सब बता चुका हूँ। तुम्हें याद रखने की बात, तुम कितना ज्ञानी हो, कितना याद रख पाते हो, ठीक है। हमने पहला स्टेप आपको क्लियर किया कि कभी भी, ये हम लास्ट चैप्टर में क्लियर कर चुके हैं, कभी भी आपको पोटेंशियल निकालनी, यू नीड टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन निकालिए, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट होके आएगा, ठीक है। हर बार यही किया। पिछले चैप्टर में दो डेरिवेशन ऐसे थे, कौन वाला, एक था वो वाला जिसमें हम लोग इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किए थे, U बराबर 1/4 Q/r, और एक डाइपोल को रोटेट करने में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती थी, U बराबर -b cos θ। कोई बात नहीं, मुझे को आता है ना, बताइए, ठीक है। बाकी सब लोग यहाँ केवल मुंह बधिर की तरह बैठे हैं, ठीक है। मुंह बधिर समझते हैं,
डीप एंड डम। चलिए तो चलो ये मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता है, तो भैया पहली लाइन ये है कि किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर किए गए वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। एक वर्क डन का फॉर्मूला होता है, चलो W लिख देते हैं, अंडरस्टूड हो गया ना आपको कि वर्क डन बाय द बैटरी। चलो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर W अपॉन Q, होता है ना, होता हो तो बताओ, स्मॉल q, थोड़ा सा चार्ज। तो पहली चीज, रुक जाओ, ये पूरा पूरा वर्क एक झटके में तो हुआ नहीं, ठीक है, हौले हौले होता है, मतलब तो कुल मिला के इसको हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा वर्क डन, मतलब पूरा वर्क डन तब मिलेगा जब जीरो से लेके टोटल कैपिटल W तक थोड़ा थोड़ा वर्क डन जोड़ देंगे। DW मतलब छोटा वर्क डन, ठीक, नहीं पढ़ाएंगे फिर भी, ठीक है। DW का मतलब छोटा वाला वर्क डन, कृपया फोन साइलेंट पे रखें, ठीक है, दुनिया जान जाएगी नहीं तो। तो पोटेंशियल एनर्जी टोटल वर्क डन के बराबर होगी, लेकिन वर्क डन को कैसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा वर्क डन निकाल के हम ऐड करेंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ वेरिएबल सिस्टम होता है, वो अभी आपके सिलेबस से जा चुका है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपके सिलेबस से हट चुका है, इसलिए डिस्कस करने की आवश्यकता हम नहीं समझ रहे हैं। बात समझ में आया, कुल मिला के इतना समझो कि पूरा वर्क डन निकालने के लिए थोड़ा थोड़ा वर्क डन पूरा ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट मतलब जोड़ना। आई बात समझे, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमने एक पाया पोटेंशियल डिफरेंस का, V बराबर W अपॉन Q, होता है। तो थोड़ा सा वर्क डन किया तो थोड़ा सा चार्ज स्टोर हुआ, कोई यहाँ डी मत लगा देना, क्योंकि आपको मैं क्लियर कर दूं, ये हमने पहले भी क्लियर किया है पिछले चैप्टर में, लेकिन फिर क्लियर कर दे रहे हैं। जब तक बैटरी जुड़ी हुई है, ये याद रखना, V का वैल्यू कांस्टेंट रहता है, तो D उसी में लग सकता है जो चीज चेंज हो रही है, ठीक है। और अगर गणित की भाषा में समझना चाहते हो, तो अगर तुमने D यहाँ ठोक दिया तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट आपका आ जाएगा 0, तो कहानी ले दे के लोडिस हो जाएगी। आई बात समझ में, तो दोनों भाषाओं में समझ लीजिए। फिजिक्स की भाषा ये है कि डिफरेंशियल यानी डिफरेंस का साइन किसके साथ आता है, जो चीजें बदल रही हैं। वर्क धीरे धीरे बैटरी करती चली जा रही है, यानी वर्क का अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, यानी वर्क चेंज हो रहा है। चार्ज भी धीरे धीरे कैपेसिटर पे जाके स्टोर होता चला जा रहा है, यानी चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। यानी दोनों चीजें, वर्क और चार्ज वेरिएबल हैं, लेकिन पोटेंशियल फिक्स है, ठीक है। इसलिए पोटेंशियल के साथ हम D नहीं लगा सकते। गणित की भाषा में समझ लीजिए, तो W वेरिएबल है इसलिए D लग सकता है, Q वेरिएबल है इसलिए D लग सकता है, और अगर गलती से तुमने कांस्टेंट के साथ D लगा दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट हमेशा 0 हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, कन्नड़, फारसी जो तुम्हें आती है उसमें लिख लो कि अगर बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड देन V इज इक्वल टू कांस्टेंट, V गुना हिला देना कहीं, इफ बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड देन V इज इक्वल टू कांस्टेंट। करिए आगे भी हम बातें सब लिखवाएंगे आपको, लेकिन अभी आ गई तो लिख लीजिए। तो यहाँ से एक बात पता चली भैया कि DW बराबर V इंटू DQ हो जाएगा, और इसको उठा के यहाँ पुटपुटा लेंगे। U बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेके W तक, अभी समझिएगा, और DW की जगह क्या आ गया, V DQ। अब बताइए क्या न्याय संगत है, वेरिएबल अब हो चुका है Q, और लिमिट लगाया हो बबलू की, क्या ये जस्टिफाइड है, न्याय संगत मतलब जस्टिफाइड है, नहीं है, क्योंकि जो वेरिएबल होना चाहिए उसी की लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू होनी चाहिए, गणित का रूल तो ये कहता है। तो भैया पहले चार्ज 0 था, फाइनली चार्ज बड़ा वाला Q हो जाएगा, नहीं समझे। हमने आपको एक दिन पहले, कुछ दिन पहले बताया भी था कि अलग अलग रखना हमेशा, जो वेरिएबल के साथ जो सिंबल हो तो जो वैल्यू उसकी रखनी हो उनमें थोड़ा फर्क होना चाहिए, नहीं समझ में आया। अभी दोबारा भी एक बार बताएंगे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी V बराबर, अभी क्योंकि देखिए इंटीग्रेट करने के लिए कुछ लोग यहाँ बुद्धि लगाएंगे, सर V तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो इसको, लेकिन आप गणित की भाषा में ये भी तो समझिए, इसके अंदर कुछ छुपा है। क्या छुपा है बताते हैं। Q बराबर CV होता है, V बराबर क्या हो गया, Q अपॉन C हो गया, इसके अंदर Q छुपा बैठा था, समझे। तो
कुल मिला के v को उठा के तुम यहाँ रखोगे। तो जब तुम इसको रखोगे तो u बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 से q तक q अपॉन c dq। नहीं समझे? अब c क्या है? कांस्टेंट। क्योंकि तुमने c किस पे डिपेंड करता है? सोम्स पे। शेप, साइज, ओरिएंटेशन और मीडियम फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। तो c भैया बाहर आ गो। तो जब c बाहर आ गो, अरे नहीं यहाँ कुछ जल्दी बाहर आ गो, तो u बराबर 1 अपॉन c इंटीग्रेशन 0 से q तक, और ये हो गया q की पावर 1 dq हो जाएगा। अब यहाँ u बराबर 1 अपॉन c इंटीग्रेट कर देंगे तो q स्क्वायर बाय 2 0 से लेके q तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। u बराबर 1 अपॉन c q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2, इसलिए u बराबर आ गया q स्क्वायर अपॉन 2c। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी इसके दो भाई और हैं। मीना आ गए हैं, मीना और डीका आने बाकी है। मीना मीना डीका। चल तो भैया अगर आप q बराबर सी भी होंक दो एक बार मन से यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ? u बराबर हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c। नहीं आ जाएगा? बोलो। 1 अपॉन 2 पहले कर लिया, q की जगह c भी रखा तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c पहले था। आप भिसू तो कुल मिला के u बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? हाफ c v स्क्वायर। मोस्ट फेमस फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तो सबसे ज्यादा रिनाउंड फॉर्मूला इस यही है, इन तीनों में से। और अभी मैं बताऊंगा इसमें भी खेल है, कौन सा फॉर्मूला भले वो सबसे ज्यादा रिनाउंड है, यही सबसे बड़ी खतरनाक बात है। तो बच्चों को हमेशा लगता है कि फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन कभी कभी ये लगता है, वो कभी कभी तीसरा वाला लगता है। उसकी भी कंडीशन होती है कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा। पता नहीं हल्का सा कट लगा है तो बैंडेड से काम चल जाएगा। मार भलभला खून बाहर आ रहा है, तुम बैंडेड लगाए लगे, वहाँ टाका लगने की जरूरत है। आई बात समझ में? तो ये चीज को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। जो बाई वाले बच्चे वो समझ रहे होंगे, डॉक्टर बनने वाले हो, टेंशन मत लो, बिना फिजिक्स पढ़े डॉक्टर नहीं बन सकता। u बराबर q स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है, 2 ऑलरेडी ऊपर है, c की जगह हम रख देते हैं q अपॉन q से q कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया u बराबर 1 अपॉन 2 qv। समझे? तो पहले तो हम इसको रिकॉल कर देते हैं, फिर बताते हैं कौन सा फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है। ठीक है, कुछ लोग छापने में व्यस्त हो जाएंगे जिनको समझ में आ गया है। तो किसी भी सिस्टम में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर किए हुए वर्क डन के बराबर होती है। पहली लाइन ये होती है। हमने वैसे भी कहा था कोई भी डेरिवेशन जब पढ़ा जाता है तो उसमें 3 बातें होती हैं, स्टार्ट, फिनिश और ट्विस्ट। ठीक है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, और अगर बीच में कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो दिक्कत क्रिएट कर सकती है तो उसको रट्टा मान लेना चाहिए। तो पहली लाइन यही थी कि u बराबर w। फिर इस पूरे w को हमने पार्ट में तोड़ दिया, कि मतलब थोड़ा थोड़ा वर्क हुआ होगा तो एकदम जीरो वर्क से टोटल वर्क का जब जोड़ देंगे तो पूरा वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब ये वर्क बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हुआ, तो ये हुआ बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन मूविंग चार्ज। तो थोड़े से चार्ज को चलाने में थोड़ा सा वर्क डन किया गया dq, तो dw अपॉन dq, तो यहाँ से dw आ गया। dw बराबर v dq हो जाएगा, dw को उठा के यहाँ पर उठा देंगे, q dv हो जाएगा। v की जगह पे q बाय c रख देंगे, फॉर्मूला यूज करके q बराबर cv, तो ये हो जाएगा। c 4 बातों पे डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, सोम्स, और सोम्स में से किसी भी चीज को अभी तक छुआ नहीं गया इस डेरिवेशन में। इसका मतलब c कांस्टेंट ही रहेगा, बाहर आ गया। ये q की पावर 1 बचा है, चलो q क्यों बचा है अंदर, क्योंकि q वेरिएबल था अपना। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो q स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा सॉल्व कर देंगे, q स्क्वायर बाय 2c आ जाएगा। अगर आप q की जगह पे cv का इस्तेमाल कर देंगे तो फॉर्मूला हाफ cv स्क्वायर आ जाएगा, और अगर आप c की जगह q अपॉन v यूज कर देंगे तो फॉर्मूला 1 अपॉन 2 qv आ जाएगा। अच्छा, अब सवाल आता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज किया जाता है।
अगर फॉर्मूले में, क्वेश्चन में या किसी डेरिवेशन में ऐसी कंडीशंस हैं कि चार्ज फिक्स हो गया, ये मतलब पढ़ाएंगे एकदम लास्ट टॉपिक आएगा, मैं अभी बता रहा हूँ इस चैप्टर के अंत में आएगा, लेकिन अभी बताना यहाँ के लिए जरूरी है। अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन फंसे जिसमें चार्ज फिक्स हो जाए, चार्ज कांस्टेंट हो जाए, तो ये लगाया जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें v की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो ये लगाया जाता है। ठीक है, ये लगाया ही नहीं जाता है। ठीक है, ये तभी लगा सकते हो तुमको q भी दिया जाए, v भी दिया जाए। ठीक है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि तुमको याद नहीं करना है, इसको याद कर लेना, बाई चांस कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट डोमिनेंटली ये दो काम आएंगे आपके। ये सबसे ज्यादा क्यों फेमस हुआ, क्योंकि घरों में वायरिंग पैरेलल में होती है और पैरेलल में पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट पोटेंशियल समझ गया ना, जिसमें v पे स्क्वायर लगा है, इसका मतलब v वाला कांस्टेंट कंडीशन है। जिसमें q में स्क्वायर लगा है, ऐसे याद करो, जिसमें स्क्वायर लगा है, तो अगर वो चीज कांस्टेंट है तो फिर वही वाला एनर्जी फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम तो सुना ही होगा, है शाहरुख खान तरह फेमस है। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज या करंट फिक्स होती है, करंट सेम रहती है। कुछ लोग सगौड़ा ही समूह बना रहे हैं। ठीक है, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल। ठीक है, नहीं पता वाकई, कोई बात तकलीफ हो जाएगा। यूज्ड इफ Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर कुछ ऐसा बोल दिया जाए जिसमें चार्ज कांस्टेंट रहे, जैसे फॉर एग्जांपल सीरीज ग्रुपिंग लिख दे रहे हैं, आगे समझ में आएगी जब सीरीज ग्रुपिंग पढ़ाएंगे आप। और ये फॉर्मूला तब यूज होता है, यूज्ड इफ V is equal to constant, for example parallel grouping, और ये used if both Q and V are given। ये बहुत मुद्दे की चीज है। क्वेश्चन नंबर 67 करना है। एक तो सवाल करवा लें, आज्ञा हो तो आपकी। 67th क्वेश्चन NCERT का 2.10। ठीक है, और एक है 158, दो करने। लिखा है एक 12 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, a 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर is connected to a 50 volt battery, how much electrostatic energy stored in the capacitor। यानी एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरेड है, यानी आप समझ ही गए होंगे 12 × 10⁻⁻12 फैरेड। इसके बाद इसको जिस बैटरी से लगाया गया वो 50 वोल्ट है, 50 वोल्ट। कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये निकालनी है। फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। फॉर्मूला होता है U बराबर हाफ CV²। नहीं, हमारे पास 50 वोल्ट लिखा है, शीट में सही कर लें। हाफ ये है, C का वैल्यू 12 × 10⁻⁻12 हो गया, V 50 है, 50 का स्क्वायर हो गया। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन अगर देखा जाए तो एक सोचने वाली बात इसमें भी थी कि आपने 3 फॉर्मूले मौजूद होने के बावजूद आपने हाफ CV² क्यों लगाया।
बिकॉज क्वेश्चन में लिखा था दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड है, और जब बैटरी से कनेक्टेड होता है तो V का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। मैंने अकेले ये नहीं कहा कि सीरीज में V कांस्टेंट रहता है, उसके पहले एक और कंडीशन लिखवा दी है हमने कि जब तक कोई चीज बैटरी से कनेक्टेड रहेगी तब तक V का वैल्यू क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में एक छोटी सी बात थी, इसलिए एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन बहुत लॉजिकली समझना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। बैटरी से कनेक्टेड है इस वजह से V का वैल्यु कांस्टेंट है, और जब V का वैल्यू कांस्टेंट होता है तो हम लोग U बराबर हाफ CV² लगाते हैं। ठीक है, 158 नंबर 158 पे लिखा व्हाट शुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 1 जूल ऑफ एनर्जी एट 100 वोल्ट डीसी सप्लाई। यानी यहाँ पे फिर से एक बात वही हो गई, 100 वोल्ट डीसी सप्लाई से कनेक्टेड है, एनर्जी जो स्टोर है 1 जूल है, कैपेसिटेंस निकालना है, यानी फॉर्मूला क्या लग जाएगा, U बराबर हाफ CV², क्योंकि कनेक्टेड है, ये 1 है, ये 1/2 है, C चाहिए, V का वैल्यू 100, इस हिसाब से सोल्व करके ये 200 माइक्रोफैरेड आ जाएगा। छाप लीजिए, सम्मान साथ लिखआउट हो जाइए। अगले टर्म पे आपको एनर्जी डेंसिटी पढ़ाएंगे।